नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जिससे काफी महिलाएं शिकार होती हैं। हर साल अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर समय रहते ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। हमारे देश में कई नई तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इनके लक्षण क्या है, साथ ही इसका इलाज क्या है। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक गुप्ता, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर आलोक, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कोई भी कैंसर कोशिकाओं का बना होता है। यह कोशिकाएं, जिनको हम मेडिकल टर्म्स में सेल्स कहते हैं, ये हमारे बॉडी का पार्ट हैं। कुछ सेल्स कई बार खराब हो जाते हैं, उनमें म्यूटेशंस आ जाते हैं और वह सेल्स, वह कोशिकाएं अत्यधिक तेज गति से बढ़ने लगते हैं। जब ये तेज गति से बढ़ते हैं तो ये गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसको हम कैंसर कहते हैं। यही अगर वो ब्रेस्ट की कोशिकाएं हैं जो अत्यधिक गति से बढ़ने लगी हैं, उनमें कुछ म्यूटेशंस आ गए हैं, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेती हैं। इसी को ही हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम कोई एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी कुछ नोन रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे कि एक रिस्क फैक्टर होता है जेनेटिक रिस्क। हमने अक्सर ये पाया है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें जेनेटिक रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। ये जेनेटिक म्यूटेशन होती हैं जिनको BRCA1 BRCA2 कहते हैं। हमारी पॉपुलेशन में लगभग 10 से 15% केस ऐसे होते हैं जहां पर जेनेटिक रिस्क होता है कि जीन्स में कुछ म्यूटेशन होती है जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा कुछ जो जनरल फैक्टर्स हैं वह है ईस्ट्रोजन हार्मोन का रिलेशन। ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन फीमेल हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन से होता है। ईस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा में एक्सपोजर होने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अब ये क्या कंडीशन है जिसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है? जैसे कि पीरियड्स का जल्दी स्टार्ट होना, अर्ली मीनार्की, या पीरियड्स का लंबे समय तक रहना, लेट मीनोपॉज, या बीच में जैसे प्रेगनेंसी ना होना, है ना, या प्रेगनेंसी हुई, बच्चा हुआ बट बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना कराना। ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो ईस्ट्रोजन के एक्सपोजर को बढ़ाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। साथ ही अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? सबसे कॉमन सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर का होता है ब्रेस्ट में पेनलेस लंप होना, यानी कोई गांठ होना जिसमें दर्द नहीं होता। हम अक्सर ये पाते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो बताते हैं लगभग 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से वो एक गांठ महसूस कर रहे थे, बट क्योंकि उसमें दर्द नहीं था इसलिए उन्होंने उसका कोई चेकअप नहीं कराया। तो जनरल पब्लिक में एक ये मिथ है कि अगर दर्द नहीं है तो कैंसर नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केस में जब ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होती है तो वो एक पेनलेस गांठ के रूप में महसूस होता है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आना, निप्पल के आकार में बदलाव आना, या कोई डिस्चार्ज होना। ये प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। जब बीमारी बढ़ती है तो जब बढ़ने लगती है तो वो बगल में एक्जिला में स्प्रेड हो सकती है, या ब्रेस्ट की स्किन पे भी कुछ हमें छाले आ सकते हैं। जब एक्जिला में जाती है, बगल में जाती है, तो बगल में भी गांठें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर वो और एडवांस स्टेज में चली गई है, शरीर के किसी और अन्य हिस्से में भी कैंसर स्प्रेड हो गया है, जैसे कि बोन्स हैं, लंग्स हैं या लिवर हैं, तो इन अंगों से जुड़े हुए भी लक्षण आ सकते हैं एडवांस्ड केसेस। वहीं अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? जैसे जैसे किसी भी पॉपुलेशन की एज बढ़ती है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, तो उसमें कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो है फिजिकल एक्टिविटी, कि अपने दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम को जरूर जगह दें।
आधा घंटे से 1 घंटा अपने शरीर को व्यायाम के लिए ज़रूर डेली बेसिस पे आपको इतना समय निकालना ही है। उसके अलावा अब जो खाना आप खा रहे हैं, ये ध्यान रखें कि मोटापे से बचें, ओबेसिटी से बचें। पैकेज्ड फूड है, आइटम्स हैं, ऑयली फूड है, एक्सेसिव मीठा है, ये सब खाने के पदार्थ से हमें बचना है। मतलब हमें एक बैलेंस्ड डाइट जिसको बोलते हैं, वो लेनी है ताकि हम ओबेसिटी से बचें। तीसरा स्मोकिंग से हमें बचना है ना? हमें बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग एक सबसे बुरी आदत है, ना केवल ब्रेस्ट बल्कि और अन्य प्रकार के कैंसर, हार्ट की डिजीज़, ब्लड प्रेशर, अनेक प्रकार की बीमारियाँ स्मोकिंग से जुड़ी होती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम अपनी दिनचर्या में अपनाएँगे तो हम ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को कम कर लेंगे। महिलाओं को कितनी बार ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए और उन्हें किस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक सबसे अच्छा स्क्रीनिंग मेथड जो बताया जाता है वह होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये महिलाओं को महीने में 1 बार करना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि 1 महीने में 1 बार शीशे के सामने खड़े होकर वो यह देख लें कि जो ब्रेस्ट के शेप में लेफ्ट राइट कंपेयर कर लें कि कोई कहीं बदलाव तो नहीं आ रहा, कहीं किसी तरफ कोई गांठ तो नहीं दिख रही, निप्पल के शेप में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, और अपने हाथ से फील करके देखें कहीं कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही। तो यह ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में 1 बार करना चाहिए। मैमोग्राम करवाने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? देखिए, मैमोग्राम क्या होता है? मैमोग्राम एक तरह का एक्सरे होता है, ब्रेस्ट का एक्सरे, जिसमें अगर कोई ब्रेस्ट में गांठ है तो उसका नेचर पता चल जाता है। और कई बार जो छोटी गांठ है जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पता नहीं चल रही, छोटी गांठ भी पिकअप हो जाती है, और उस ब्रेस्ट के एक्सरे को मैमोग्राफी कहते हैं, मैमोग्राम कहते हैं। यह कराने की उम्र क्या है? देखिए, ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसकी जेनेटिक हिस्ट्री पे भी डिपेंडेंट होता है। बट अगर हम एक आम आदमी की बात करें, एक आम महिला की बात करें, तो उस केस में 45 से 50 साल के बाद और 65 साल के बीच में, मतलब 50 साल से 65 साल के बीच की जो एज है, उस एज में 2 से 3 साल में 1 बार मैमोग्राफी करनी चाहिए। ये होती है एक्स-रे मैमोग्राफी। ये स्क्रीनिंग मैमोग्राफी भी कहलाती है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में ये तब करनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर, अगर मैमोग्राम की बात करें तो क्या मैमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर की जांच का एकमात्र तरीका है या इसके और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी जो जांचें होती हैं वो एक स्टेप वाइज मैनर में की जाती हैं, एक के बाद एक की जाती हैं। तो सबसे पहले होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जहाँ अगर एक अंदेशा, सस्पिशन लगता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, वहाँ पे मैमोग्राफी एडवाइस की जाती है। अगर कम उम्र की महिलाएं हैं, 40 साल से कम उम्र की महिला हैं, तो उस केस में हम ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड की पिकअप रेट उस उम्र में ज़्यादा होती है, तो उस अल्ट्रासाउंड को कहते हैं सोनोमैमो। तो अगर उम्र कम है तो अल्ट्रासाउंड, उम्र 45, 50 से 65, 70 के बीच में है तो फिर एक्सरे मैमोग्राफी। अगर अल्ट्रासाउंड में या एक्सरे मैमोग्राफी में कोई गांठ हमें दिखती है तो जो नेक्स्ट जांच होती है वह होती है बायोप्सी। कई बार कुछ ऐसी गांठें दिखती हैं जो एक्सरे में ही पता चल जाती हैं, अल्ट्रासाउंड में, कि ये बिनाइन गांठ है। उस केस में हमें बायोप्सी नहीं करनी पड़ती। बट हाँ, अगर एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में लगता है कि ये कैंसरस गांठ हो सकती है, तो जो नेक्स्ट जांच की जाती है उसको बोलते हैं बायोप्सी। वो आज की डेट में नीडल यानी सुई के माध्यम से की जाती है। जैसे आप ब्लड सैंपल देते हैं सुई से, उसी तरह सुई से हम उस गांठ में से कुछ हम कोशिकाएं निकाल लेते हैं और उन कोशिकाओं को हम भेजते हैं टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में। वहाँ से बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, उससे पता चल जाता है ये गांठ कैंसर की है या नहीं है। इसके बाद की जो जांचें होती हैं वो इसलिए की जाती हैं, यह जानकारी हासिल करने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर शरीर में कहीं फैल तो नहीं गया है, उसकी स्टेज क्या है, क्या वो बगल में कोई गांठ तो नहीं आ गई है। तो उसमें बगल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, या छाती का एक्सरे है, छाती का सीटी स्कैन है, या इवन पेट स्कैन भी किया जाता है। बोन्स में तो नहीं चला गया है, उसके लिए बोन स्कैन किया जाता है। तो ये सारी
स्क्रीन, ये सारी जो जांचें होती हैं जिनको हम इमेजिंग मोडालिटीज कहते हैं, इमेज करना कहते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज के बारे में जानकारी देती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज की तारीख में 2023 में ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वह एक टीम एफर्ट होता है। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर, कई सारे स्पेशलिस्ट मिल के एक कंबाइंड, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं और हर किसी का अपना अपना रोल होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट, जिन्होंने मैमोग्राफी करी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड किया या पेट स्कैन किया, तो रेडियोलॉजिस्ट का रोल है। फिर नेक्स्ट आपके जो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो बायोप्सी को एवेलुएट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उनका रोल है। फिर जो ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स, उसमें सर्जन्स होते हैं जो ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं, तो एक ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गई सर्जरी। फिर कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो दवाइयों के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं, उनको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अब दवाइयाँ भी अनेक प्रकार की आ गई हैं, अनेक पद्धतियाँ हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है, जैसे हार्मोन थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी हैं, इम्यूनोथेरेपी हैं, और इनमें भी फिर कुछ दवाइयाँ हैं इंजेक्शंस में आती हैं, कुछ दवाइयाँ टैबलेट फॉर्म में आती हैं। तो अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं अवेलेबल, जो ब्रेस्ट कैंसर किस स्वभाव का है, किस नेचर का है, किस स्टेज का है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किस पेशेंट में क्या दवाई देनी है। और तीसरा ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो रेडिएशन के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं: सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। बिल्कुल, जैसा हमने ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर अभी चर्चा करी, अगर इसके ट्रीटमेंट के बाद ऐसा क्या स्टेप्स लें जिससे कैंसर वापस आने का खतरा कम हो जाए, ये बताएं। देखिए, जितने भी सर्जरी के बाद वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, या इवन रेडिएशन थेरेपी है, इन सब ट्रीटमेंट मोडालिटीज का मकसद यह भी होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने के रिस्क को कम किया जाए। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है वो आप पूरा करिए, ताकि आप वो रिस्क को कम कर लें। बाकी अपनी दिनचर्या में आप ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शारीरिक व्यायाम को आप जगह दीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, हेल्दी फूड इंटेक रखिए, मोटापे से बचिए। लाइफस्टाइल रिलेटेड और बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, इनको कंट्रोल में रखिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी दिनचर्या में एडिशनली कर सकते हैं, जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस क्या हैं और हर स्टेज का इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, जैसे किसी भी कैंसर के स्टेजेस होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में भी 4 स्टेज होते हैं: पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अगर ब्रेस्ट कैंसर पहली और दूसरी स्टेज में पकड़ में आ जाता है तो उस केस में 90% से ज़्यादा महिलाएं पूरी तरह से क्योर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर से। अगर ब्रेस्ट कैंसर तीसरी स्टेज में पकड़ में आता है तो लगभग 70 से 75% महिलाएं पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। वहीं चौथी स्टेज में जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो हमारा इलाज करने का उद्देश्य बीमारी को कंट्रोल करना होता है। अब पहली स्टेज और दूसरी स्टेज वह स्टेज होती है जहां पर बीमारी ब्रेस्ट तक ही सीमित है या छोटी गांठें बगल में आई हैं, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 3 वो स्टेज होती है जब ब्रेस्ट के अंदर की जो गांठ है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है और बगल में भी गांठें, एक्जिला में गांठें आई हैं जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, और वह भी बड़े लिम्फ नोड्स आ गए। उस केस में वो स्टेज 3 हो जाती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर अपने साइट ऑफ ओरिजिन से निकल के किसी और अंग में चला गया है, जो वो फैल सकता है ब्लड के माध्यम से या लिम्फेटिक्स के माध्यम से, अगर वह किसी और ऑर्गन में चला गया है, उदाहरण के तौर पर जैसे लंग्स में आ गया है या बोन में आ गया है, तब वह स्टेज 4 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसमें पूछा कि स्टेज वाइज ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज में जहाँ पे बीमारी कहीं और नहीं फैली है, वहाँ पे जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, जिसमें सर्जरी की जाती है, रेडिएशन भी की जाती है, और फिर बीमारी के नेचर के हिसाब से दवाइयाँ सेलेक्ट की जाती हैं, जिसमें कीमोथेरेपी हो सकता है,
हार्मोन थेरेपी हो सकता है, टारगेटेड थेरेपी हो सकता है। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज में हम इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। चौथी स्टेज में क्योंकि बीमारी दूसरे अंगों में स्प्रेड हो गई है, ऐसी सिचुएशन में ब्रेस्ट की सर्जरी करने का कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होता और रेडिएशन करने का भी बहुत विशेष लाभ नहीं होता। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, मुख्य इलाज चौथी स्टेज में होता है, वह दवाइयों के माध्यम से किया जाता है। जैसा मैंने बताया, अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन में भी हैं, टैबलेट्स में भी हैं, टारगेटेड भी हैं और इम्यूनोथेरेपी भी अब आ गई हैं। तो कीमोथेरेपी तो सब मतलब मेन ट्रीटमेंट है। तो चौथी स्टेज में हम दवाइयों के माध्यम से करते हैं। डॉक्टर, क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक्सेसिव ईस्ट्रोजन एक्सपोजर से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में अगर हम हायर डोजेज ऑफ ईस्ट्रोजन यूज़ कर रहे हैं या ईस्ट्रोजन ओनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जहाँ देखिए 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, तो ऐसा पाया गया है कि रिस्क बढ़ता है। बट आजकल जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज आती हैं, उसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा भी कम होती है और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, कंबाइंड पिल्स होती हैं, तो उनसे रिस्क इतना नहीं बढ़ता। साथ ही डॉक्टर, अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो क्या लाइफस्टाइल में कोई बदलाव किया जा सकता है जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है? ये आप महिलाओं को बताएं। शारीरिक व्यायाम को जगह दीजिए अपनी दिनचर्या में, एक पौष्टिक आहार ग्रहण करें, आपको मोटापे से बचना है ना? ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, उन जितना कम से कम हो वो आपको करना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप में रहना है। तो ये सब आप करेंगे अपने दिनचर्या में, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को कम कर देंगे। और जेनेटिक रिस्क अपना पता होना चाहिए कि अगर फैमिली में आपकी मदर या फादर की तरफ किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या मल्टीपल लोगों को हुआ है, 2 या 2 से अधिक लोगों को हुआ है, तो फिर एक जेनेटिक रिस्क असेसमेंट भी होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क असेसमेंट के लिए जेनेटिक टेस्टिंग कितनी जरूरी है और क्या ये हेरिडिटरी होती है? हमारी पॉपुलेशन में 10 से 15% केसेस में हेरिडिटरी रिस्क निकल आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर 80, 85, 90% केस में तो कोई हेरिडिटरी रिस्क नहीं होता, हेरिडिटरी नहीं होता। बट हाँ, 10% तक केसेस में हेरिडिटरी रिस्क होता है। अब वो हेरिडिटरी रिस्क किसको है, यह पता करने के लिए बहुत कॉमन टेस्ट अवेलेबल हैं आज की तारीख में। और ये टेस्टिंग ब्लड में की जाती है। ब्लड सेल्स में हम टेस्ट करके ये देख सकते हैं कि क्या कोई म्यूटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेका BRCA1, BRCA2, BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन अगर पॉजिटिव है और वो उसमें भी वो डिलीटेरियस है, मतलब कि जो कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाती है, तो वो हम जानकारी हासिल कर सकते हैं सिंपल एक ब्लड टेस्ट करके। ये किसका करना चाहिए? देखिए, फ्रैंकली आज की तारीख में जो गाइडलाइंस बताती हैं, हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का ये हेरिडिटरी रिस्क असेसमेंट कर लें तो अच्छा है। बिल्कुल डॉक्टर, कई महिलाओं के मन में एक ये भी सवाल होता है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम होता है और ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क थोड़ा बढ़ता है। क्या पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं पुरुषों में? देखिए, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर 100 लोग हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है तो 99 महिलाएं हैं और 1 पुरुष भी है। तो पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल हो सकता है। जेनेटिक रिस्क या हेरिडिटरी रिस्क होना ब्रेस्ट कैंसर के लिए पुरुषों में ये ज़्यादा कॉमन है और बाकी फैक्टर्स तो सेम सिमिलर ही हैं। नॉर्मल गांठ में और ब्रेस्ट कैंसर की गांठ के बीच क्या अंतर है? कोई महिला उनके बीच अंतर कैसे कर सकती है? देखिए, किसी महिला के लिए डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर वो गांठ छोटी है तो ये बता पाना क्लिनिकली हाथ लगाने से कि वह कैंसर की है या नहीं है, ये मुश्किल होता है। हाँ, अगर कोई गांठ बहुत बड़ी हो गई है, ब्रेस्ट में शेप में, आकार में बदलाव आ गए हैं
निप्पल के शेप में बदलाव आए हैं, या निप्पल अंदर धंस गया है, निप्पल रिट्रैक्शन हो गया है, या ऊपर की जो खाल है उस खाल में कोई अल्सरेशन या डिम्पलिंग आ गई है। तो ये सारे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, ये गांठ कैंसर की तरफ जा रही है, ये बिनाइन गांठ नहीं है, नॉन कैंसरस वाली नहीं है। बट एक आम व्यक्ति के लिए बता पाना यह मुश्किल होता है। मेरा सुझाव यही है कि अगर कोई गांठ महसूस हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स और ब्रेस्ट कैंसर के बीच कोई संबंध है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और बर्थ कंट्रोल पिल्स के बीच बहुत एस्टैब्लिश्ड लिंक नहीं है। मतलब जो भी स्टडीज हुई हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वो यह बताती हैं कि एक फर्म रिस्क फैक्टर उसको नहीं माना गया है बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है, ऐसा नहीं पाया गया है। बट हाँ, जैसे ईस्ट्रोजन एक्सपोजर वाला या हार्मोन रिप्लेसमेंट वाले जो वो वाला जो एक फैक्टर है जहाँ पे मीनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, उससे जरूर एक्सेसिव ईस्ट्रोजन लेने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज हुआ है। और बर्थ कंट्रोल पिल्स से कंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये इनसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं या किसी चीज के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम कैंसर है महिलाओं में। हमने ये देखा है कि एक गलत धारणा पब्लिक में है जिसमें वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बायोप्सी करने से कतराते हैं, वो कैंसर बढ़ जाता है। तो ऐसा माना जाता है पब्लिक में, और ये गलत धारणा है कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। तो बायोप्सी से कतराएं नहीं, भागे नहीं, डॉक्टर को कंसल्ट करें, जैसा डॉक्टर गाइड करें, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या ब्रेस्ट सर्जन हैं, जैसा वो गाइड करें उनके अनुसार आप चलें। इस बीमारी को पहली दूसरी स्टेज में ही पकड़ने की कोशिश करें, तो 90% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर आलोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देश दुनिया में तमाम वो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है, बस जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।